गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज़ एक्टिविटी नंबर 7 ऑन द पेज नंबर 34 ऑफ चैप्टर नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोएम समझा दिया था, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, ओके, और एक्टिविटी 6 तक करवा दिया था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 7 के साथ। In John Godfrey's poem The Blind Man and the Elephant, which stanzas use direct quotations? Okay, so जो जॉन गॉडफ्रे की जो पोएम है किसके बारे में? द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, ओके, जो मेन टाइटल है पोएम का, और उसमें कहा है कि कौन से स्टेंसास में डायरेक्ट कोटेशंस यानी जो इन्वर्टेड कोमा है, ओके, डबल इन्वर्टेड कोमा, वो कौन से स्टेंसास में यूज़ किए गए हैं। टोटल कितने यूज़ किए गए हैं? तो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर 6 डायरेक्ट कोटेशंस इन द पोएम, ओके, करीब 6 डायरेक्ट कोटेशंस यूज़ किए गए हैं, ओके। सो कौन से स्टेंसास में? सो दे आर सेकेंड स्टेंसा, थर्ड स्टेंसा, फोर्थ स्टेंसा, फिफ्थ स्टेंसा, सिक्स्थ एंड सेवेंथ स्टेंसास, ओके। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ कोटेशंस, डायरेक्ट कोटेशंस का यूज़ किया गया है। देखिए ये है पोएम, ओके। तो सेकेंड स्टेंसा में यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशंस का यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है, सेकेंड स्टेंसा के लास्ट लाइन में। देन थर्ड स्टेंसा में सेकेंड लाइन में यूज़ किया गया है डायरेक्ट कोटेशंस, ओके। हु ओ व्हाट हैव वी हियर, सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प, ओके, टिल यहाँ लास्ट तक डायरेक्ट स्टेंसास का यूज़ किया गया है, सॉरी डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ किया गया है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेंसा में भी यूज़ किया गया है। सो लास्ट स्टेंसा के लास्ट सेकंड लाइन में यूज़ किया है यहाँ पे, ओके, और लास्ट में यूज़ किया गया है। देन फिफ्थ स्टेंसा में भी यूज़ किया गया है यहाँ पे एंड हियर, ओके। देन विल सी नेक्स्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, फिफ्थ स्टेंसा में यूज़ किया गया है। देन सिक्स्थ में भी यूज़ किया गया है सेकेंड लाइन में और टिल लास्ट लाइन में, ओके। सो सेवेंथ स्टेंसा में भी यूज़ किया गया है डायरेक्ट कोटेशन, देख यहाँ पे एंड हियर, ओके, एंड देन हियर एंड हियर टिल द लास्ट लाइन ऑफ दिस सेवेंथ स्टेंसा, ओके। तो इस तरीके से 8th में यूज़ नहीं किया है डायरेक्ट कोटेशन और 9th में भी डायरेक्ट कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं किए गए हैं, ओके। समझ में आया आपको कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है और किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 35, टॉप में दिया है Remember that writing a person's ideas in quotation marks shows that the writer is using the exact words of the person। यानी कि आपको याद रखना है कि जब भी हम एक पर्सन के आइडियाज़ जो हम लिखते हैं ना कोटेशन मार्क में, यानी कि इन डबल इन्वर्टेड कोमास में हम जो पर्सन के आइडियाज़ लिखते हैं, उससे क्या है कि जो राइटर है ना वो उस पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो डायरेक्ट कोटेशन मार्क्स के इनसाइड यूज़ किया जाता है। When we write about sources, sometimes we want to modify an exact quotation to fit better with our own ideas or to make the meaning clearer for the reader। सो इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक सोर्सेज के बारे में हम लिखते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है उस एक जो कोटेशंस है उसको हम मॉडिफाई करते हैं और एग्जैक्ट कोटेशन हम यूज़ करते हैं ताकि उसका जो खुद का जो आइडिया वो लिख रहा है राइटर वो बिल्कुल फिट बैठे, ठीक है, और उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर बन सके ताकि जो भी रीडर उसको रीड करेगा उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर जो आइडिया है उसको पता चल सके, ठीक है। When we do this, जब हम ये करते हैं, we use special punctuation, हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल पंचुएशन यूज़ करते हैं ताकि क्या दिखाने के लिए, जो वर्ड्स है इनसाइड द कोटेशन मार्क्स हैव बीन चेंज, ताकि जो हम ये दिखाते कि जो भी वर्ड्स जो है कोटेशन के अंदर
जो कोटेशन मार्क्स हम लगाते हैं वो चेंज किए जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, वर्ड्स इनसाइड कोटेशन, वो कैसे पता चलेगा? मार्क्स आर एग्जैक्ट एक्सेप्ट राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सामने, फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन व्हाट बेन सेड। अब एक चेंज जो है बेन ने क्या कहा था, ठीक है, ये जो है चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 में बोला था ये बेन वाला। ओके, कौन सा था वो? द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। ओके, डू यू मीन डैट यू इंजॉय इट माइट बी शोन दिस वे, यानी कि बेन ने क्या कहा था कि पूरा सेंटेंस है डू यू मीन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये काम इंजॉय कर रहे हो। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए, डिलीटिंग पार्ट ऑफ व्हाट बेन सेड वी यूज एलिप्सिस। अब इससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। राइटिंग अ पर्सनस आइडियाज इन कोटेशन मार्क्स shows that the writer is using the exact words of the person, यानी कि राइटिंग, जब भी हम किसी पर्सन के आइडियाज लिखते हैं कोटेशन मार्क में, तो इससे क्या बताता है कि राइटर जो है वो यहाँ पे पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, और किसमें? कोटेशन मार्क में यूज़ करते हुए उस पर्सन का आइडियाज़ को डायरेक्टली वो एग्जैक्ट जो वर्ड्स है वो यूज़ कर रहा है। इफ़ अ राइटर वॉन्ट्स टू चेंज द एग्जैक्ट वर्ड्स, अगर राइटर को चेंज करना है, एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज करना है जो बोला गया है पर्सन की तरफ से, कोई भी पर्सन की तरफ से, सो दिस मस्ट बी इंडिकेटेड विद डिफरेंट पंचुएशन, तो उसको हम किसके साथ इंडिकेट करेंगे, किसके साथ बताएंगे या किसके साथ शो करेंगे? एक अलग पंचुएशन के साथ हम उसको शो करेंगे। तो वो पंचुएशन क्या होगा? तो वो यहाँ पे बताया है कि डिलीटिंग पार्ट ऑफ व्हाट बेन सेड, जो बेन ने कहा उसको हम डिलीट करते हुए पार्ट को, कौन सा पार्ट को, तब हम यूज करेंगे एलिप्सिस। ओके, जैसे बेन आस्क्ड, देन कोटेशन मार्क है, उसके बाद 3 डॉट्स लगाया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है? यू एंजॉय इट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देन क्लोज कर दिया हमने डायरेक्ट कोटेशन मार्क को। अब एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस मतलब कि एक प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है एक वर्ड का, ठीक है, यानी कि एलिप्सिस क्या होता है? विच मीन्स व्हेन वर्ड्स आर लेफ्ट आउट of a sentence but the sentence can still be understood, that is known as the ellipsis। मतलब कि कुछ वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं या फिर कुछ सेंटेंसेस को हम लेफ्ट आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट फिर भी हमें वो सेंटेंस समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे कहा गया 3 डॉट्स लगा दिए, उसके बाद क्या तुम इंजॉय कर रहे हो, तो ये भी क्या होता है? क्वेश्चन की तरह हम पूछे कि हमें पता तो चल गया है, इसका मीनिंग वो ये कहना चाह रहा है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये फैंस जो है पेंट जो आप कर रहे हो इंजॉय कर रहे हो, तो हमें पता चल रहा है। जो हमने जो पहले के जो सेंटेंसेस है डू यू मीन करके डैट, वो हमने लेफ्ट आउट कर दिए, और जो मेन है यहाँ पे यू एंजॉय इट, वो हमने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है। तो डैट इज़ द एलिप्सिस। समझ में आया? अब एलिप्सिस का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि यहाँ पे व्हेन विल बस टू जामनगर अराइव, यानी कि बस जो है जामनगर की वो कब पहुँचेगी। तो अब सामने से कोई आंसर करेगा जैसे 10:20, तो इससे तो ये क्या हो गया 10:20, हमें डायरेक्ट आंसर तो मिला ही है कि 10:20, बट यही जो है वो एलिप्सिस है। ओके, इसका मतलब ये है हमें पता चल गया है कि द बस टू जामनगर विल अराइव एट 10:20 AM। ओके, यानी कि हमें पता चल गया है कि जो बस जो है वो जामनगर से आने वाली है वो 10:20 पे आ जाएगी सुबह, वो तो हमें समझ में आ गया है। तो उसी तरीके से हम कुछ सेंटेंसेस को लेफ्ट आउट कर देते हैं और उसके आगे हम 3 डॉट्स लगाते ही इसीलिए ताकि वो जो सेंटेंसेस है वो हमने लेफ्ट आउट कर दिया है, ठीक है। और जो मेन सेंटेंस है यू एंजॉय इट वो लिखा है हमने, ताकि फिर भी कुछ वो सेंटेंसेस हम छोड़ देते हैं ताकि वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है इंसान, ठीक है। एडिंग समथिंग टू वॉट बेन सेड वी यूज़ ब्रैकेट्स, अगर उसके साथ भी हमें कुछ ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। जैसे बेन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन किया, डू यू मीन डैट यू इंजॉय
देन ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, पेंटिंग द फेंस। और इससे भी हमने डायरेक्ट कोटेशन मार्क का यूज़ किया है। जो पर्सन जो है यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है वो, बट उसके पहले हाँ अगर हम ये वर्ड्स आप लिख भी रहे हो तो कुछ आपको ऐड करना है सेंटेंसेस में, तो आप ब्रैकेट के साथ ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड किया है पेंटिंग द फेंस, तो इससे पता चल रहा है कि तुम्हारा मतलब ये है कि क्या तुम पेंट जो मतलब फेंस का पेंट करना इंजॉय कर रहे हो। तो ये हमें समझ में आ जाता है बात। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इन द पोएम 6 स्टैंजास यूज डायरेक्ट कोटेशन। अभी जैसे पता ही है कि पोएम में करीब 6 स्टैंजास में डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ किया गया है। तो हमें कोई भी एक डायरेक्ट कोटेशन को चूज़ करना है, यानी सिलेक्ट करना है और उसको लिखना है दोबारा। तो इसलिए जैसे री राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन, पहले जो भी आपको लिखना है एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोला गया है ना वो आपको लिखना है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ वॉल। जो बोला गया है ना ये जिस पर्सन ने ये बोला है, ठीक है, वो उसका डायरेक्टली है यहाँ पे हमने लिखा है, बट इन द डायरेक्ट कोटेशन के साथ लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहा है कि लुक केयरफुली एट द एग्जाम्पल्स। आपको बहुत ध्यान से देखना है इस एग्जाम्पल को और फिर आपको रीराइट करना है कोटेशन जो लिखा है उसको दोबारा लिखते हुए। कैसे, you chose using ellipsis to delete something that you feel is not necessary for understanding the meaning। एलिप्सिस यानी कि जो सेंटेंस आपको लग रहा है कि वो नेसेसरी नहीं है, जो सेंटेंसेस जो आप लिख रहे हो नेसेसरी नहीं है, उसको आप डिलीट कर सकते हो जो आपको लग रहा है, और वही सेंटेंस को रखना जो इसका मीनिंग आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे था ना कि गॉड ब्लेस मी बट, तो यहाँ से जो है वो मैंने जो नेसेसरी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से डिलीट करते हुए इसके आगे 3 डॉट्स लगा दिया और फिर जो मेन चीज़ है वो मैंने लिखी है द एलिफेंट इज़ लाइक अ वॉल। तो हम समझ जाते हैं कि एलिफेंट जो है ये एक ब्लाइंड पर्सन यानी कि एक ब्लाइंड मैन ने लिखा है, बोला है कि जो एलिफेंट जो है जब उसने टच किया तो उसको फील क्या हुआ कि ये एलिफेंट जो है वो तो एक दीवार की तरह है। किसको टच किया तो उसने उसकी बैली को टच किया था, ओके, स्टमक को, जिससे उसको क्या लगा कि ये तो एक दीवार की तरह है, वॉल की तरह है। ठीक है, एलिप्सिस वही होता है कि जो सेंटेंसेस आपको लगता है कि नेसेसरी नहीं है वो सेंटेंसेस को आप डिलीट करके आपको उसके आगे 3 डॉट्स लगा देना है, और जो सेंटेंसेस नेसेसरी है वो आपको लिख देना है ताकि जो भी रीडर है वो पढ़ के उसको समझ में आ सके। उसका यूज़ होता है एलिप्सिस का। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है rewrite the quotation you chose using brackets to add something that will make the meaning clearer for someone who has not read the poem। अब आपको क्या, पहले तो हमने एलिप्सिस का यूज़ किया, अब आपको ब्रैकेट का यूज़ करते हुए ऐड करना है कुछ यही सेम चीज़ का। तो आप कैसे ऐड करोगे ताकि जो आप मीनिंग ऐड करोगे तो इससे जो सेंटेंसेस है इसको समझने के लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो भी रीडर इस पोएम को रीड करेगा वो अगर सेंटेंस लिखा, कोई सेंटेंस कह रहा है, ठीक है, उसके बाद आप ऐड कर रहे हो किसमें, ब्रैकेट्स को ऐड कर रहे हो, तो जिससे क्या पता चल रहा है कि जो मीनिंग है वो और ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स। जैसे द ब्लाइंड मैन सेड गॉड ब्लेस मी। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने ब्रैकेट में ऐड कर दिया ही टच्ड द ब्रॉड एंड स्टडी बॉडी ऑफ द एलिफेंट एंड सेड, यानी कि जब उसने ये एलिफेंट की काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी को टच किया, ठीक है, और उसको फील किया, तो उसको और उसने क्या कहा कि हे गॉड ब्लेस मी, और फिर बाद में लिखा कि बट द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ वॉल। यानी कि जो सेंटेंसेस आपको और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए आप ऐड करते हो, और किस में ऐड के लिए, वो जो चीज़ है किस में ऐड करोगे, ब्रैकेट्स बना के ऐड करना है आपको। ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का मीनिंग, इस चीज़ का जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी ब्लाइंड मैन है वो कहना चाह रहा है उसको आप डायरेक्ट और अच्छे से समझ सको तो ऐड कर, मतलब कि तो जाके हम ब्रैकेट्स को ऐड करते हैं। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 36।
बी केयरफुल व्हेन चेंजिंग द वर्ड्स ऑफ अदर पीपल। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप दूसरे लोगों दूसरे पीपल का आप वर्ड्स चेंज करते हो, थोड़ा ध्यान से करना। चेक योर वर्क, उसके बाद वर्क काम अपना चेक करो। फिर इस एवरी वर्ड एग्जैक्ट एक्सेप्ट फॉर द वर्ड्स यू रिप्लेस विद एलिप्सिस और एडेड द ब्रैकेट्स। तो आपको चेक करना है कि जो भी हर एक वर्ड जो आपने एग्जैक्ट वर्ड्स लिखा है, ठीक है, मतलब कि जो रियल जो एग्जैक्ट वर्ड्स जो वो पर्सन कहना चाह रहा है वो उसके और वो जो नेसेसरी वर्ड्स नहीं है उसको हटा के आपको रिप्लेस करना है एलिप्सिस या एडिट करना है इन ब्रैकेट्स। तो आपको चेक करना है क्या आपने सही किया है। वुड जॉन गॉडफ्रे अप्रूव ऑफ योर चेंजेस टू हिज पोएम। तो क्या जॉन गॉडफ्रे जो है आपने जो पोएम में चेंजेस किए हैं तो क्या वो अप्रूवल देगा? हाँ करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 8 में ये थोड़ा सा लाइट आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंट यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ है। रिमेंबर डैट वी सेड डैट व्हेन राइटर्स टेल द आइडियाज ऑफ अदर पीपल दे कैन डू इट इन डिफरेंट वेज। यानी कि आपको याद रखना है कि जो भी राइटर ने आइडिया बताया है दूसरे पीपल का, ठीक है, और ये जो तरीका जो राइटर्स ने दूसरे पीपल का यूज़ किया है तो एक अलग अलग तरीके से वो यूज़ किया गया है। जैसे वह एक तरीका ये है टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द पर्सन बाय यूजिंग डायरेक्ट कोटेशन। एक तरीका ये है कि हम उस पर्सन का एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्या लगाएंगे? डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ करके। दूसरा तरीका है कि हम मॉडिफाई करें द कोटेशन विद द स्पेशल पंक्चुएशन, या फिर हम उस चीज़ को जो मॉडिफाई करते हुए एक स्पेशल पंक्चुएशन लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है दूसरा कि इस विद रिपोर्टेड स्पीच विच इज़ ऑफन यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड वन मोर वे इज़ विद पैराफ्रेज। यानी कि एक तरीका और भी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाता है, आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। अब एक और तरीका है, क्या है वो? पैराफ्रेज। अब पैराफ्रेज क्या होता है तो चलिए देखते हैं। पैराफ्रेज मीन्स that a writer accurately expresses the ideas of sources in her own words। पैराफ्रेज का मीनिंग क्या होता है कि राइटर जो है सही रूप में आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, किससे? सोर्सेस। कौन से सोर्सेस? जो वो ऑब्टेन करता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, पर्टिकुलर सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी वो लेकर आता है, ठीक है, वो अपने वर्ड्स में बनाकर जो आइडियाज एक्सप्रेस करता हो, डेट इज़ द पैराफ्रेज। ठीक है, समझ में आया? यानी कि पैराफ्रेज वो है कि जो राइटर सही रूप में जो उसको सोर्स से जो जानकारी मिलती है, ठीक है, किसी मतलब पर्सन से, उसको वो अपने वर्ड्स में बनाकर वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, डेट इज़ द पैराफ्रेज। नाउ यहाँ पे क्या कहा है? पैराफ्रेजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। यानी पैराफ्रेजिंग जो है वो बिल्कुल अलग है रिपोर्टेड स्पीच से। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंजेस द ग्रामर ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो बिल्कुल जो ग्रामर ही चेंज कर देता है, किसका? ऑफ डायरेक्ट कोटेशन का, लेकिन वो फिर भी इट स्टेज वेरी क्लोज टू द वर्ड्स ऑफ द सोर्स। लेकिन वो फिर भी उस जो जानकारी जो जहाँ से वो लेकर आए हैं, ठीक है, वो वर्ड्स जो यूज़ किया गया है उसके काफ़ी क्लोज, काफ़ी जो क्लोज वर्ड्स यूज़ किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफन सीन इन न्यूज़पेपर। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलता है। सो पैराफ्रेज कीप्स द आइडिया ऑफ द सोर्स बट चेंजेस द वे इज एक्सप्रेस्ड इनटू द राइटर्स ओन वर्ड्स। यानी पैराफ्रेज का मेन पर्पस क्या है कि वो जो भी जानकारी है उसका तो वो आइडिया जो है वो मेन आइडिया वो तो रखेगा, बट उसमें से थोड़े चेंजेस करेगा, वो अपने वर्ड्स में बनाकर ही उस आइडिया को एक्सप्रेस करेगा या फिर प्रेजेंट करेगा। समझ में आया? डेट इज़ द पैराफ्रेज। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 37।
Rewrite the stanza in the poem The Blind Man and the Elephant that expresses John Godfrey's main idea in your own words. अब आपको जो स्टेंसास है, जो मेन ऑथर ने या राइटर ने जो एक्सप्रेस किया है पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, उसका आपका मेन आइडिया जो है अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। इन दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो पैराफ्रेज जो है, जो जॉन गॉडफ्रेज का जो आइडिया है उसको याद करते हुए आपको अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जॉन गॉडफ्रे थ्रू द पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट tells that in real life many disputants argue in utter ignorance upon someone else's point of view, when none of them has seen the elephant in full perspective। यानी इसमें क्या कहा है, लिखा है मैंने कि जो जॉन गॉडफ्रे इस पोएम के थ्रू क्या कन्वे करना चाहते हैं कि जो रियल लाइफ में हम काफ़ी ज़्यादा एक आर्ग्यू में, मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू करने लग जाते हैं। हम दूसरे पर्सन का जो आइडिया होता है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको टोटली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब उनको ज़्यादा हम सुनते ही नहीं हैं, समझ में आया? उनको रियली हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। हर कोई यहाँ पे जो 6 ब्लाइंड मैन हैं, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, हर कोई अपना बता रहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। बल्कि मतलब जो 6 ब्लाइंड मैन थे उनमें से किसी ने भी एलिफेंट को देखा ही नहीं था, और इसलिए वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने ओपिनियंस दे रहे थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, स्टॉप थिंक वुड जॉन गॉडफ्रे एग्री दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया एक्यूरेटली। क्या आपको लगता है, सोचो कि आपने जॉन गॉडफ्रे का जो मेन आइडिया को अपने सही रूप से, सही ढंग से आपने उस आइडिया को एक्सप्रेस किया है। आप अपने वर्ड्स को चेक कीजिए एंड रेफरेंस द सो डैट रीडर्स विल नो यू हैव रिटन अबाउट हिज आइडिया, ताकि जो रीडर है वो उनको आप अपना काम चेक कीजिए, ताकि जो भी रीडर्स है जो उसको रीड करेगा पोएम को, वो क्या फुली एलिजिबल है कि नहीं, आपने को अच्छा लिखा है कि नहीं। शेयर योर पैराफ्रेज विद अदर राइटर्स इन योर क्लास। अब आपको आपने जो लिखा है पैराफ्रेज वो आपको दूसरे राइटर यानी दूसरे क्लासमेट्स या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, और आपको ढूंढना है एक राइटर जो एक्सप्रेस करे आइडिया इन अ डिफरेंट वे। राइट योर क्लासमेट्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया। जो जॉन गॉडफ्रे का मेन आइडिया है, क्या आपको ढूंढना है कि क्या वैसे ही सेम आइडिया आपके किसी क्लासमेट्स ने लिखा है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड निशा ने एक्सप्रेस किया है जॉन गॉडफ्रेस आइडिया को बिल्कुल ही अलग तरीके से, बिल्कुल इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो sit with your classmate, compare your way of paraphrasing with your classmates way, discuss whether the two paraphrases have the same meaning। अब आपको डिस्कस करना है, अपने क्लासमेट के साथ बैठना है और कंपेयर करना है आपके पैराफ्रेज और आपके फ्रेंड के पैराफ्रेज को, और फिर वो दोनों पैराफ्रेज को क्या चेक करना है कि क्या वो दोनों पैराफ्रेज सेम मीनिंग बता रहे हैं। यूज़ द पैराग्राफ टू हेल्प यू राइट अबाउट योर डिस्कशन। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपको डिस्कस करना है, इसमें आपको लास्ट लाइन जो है पैराग्राफ की जो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कि जो आपने डिसाइड किया है दैट द मीनिंग्स वर द सेम, क्या मीनिंग्स उनके सेम है, क्या डिफरेंट है, सिमिलर है, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, वो आपको लास्ट लाइन में लिखना है। सो यहाँ पे लिखा है, आई डिस्कस माई पैराफ्रेज विद माई क्लासमेट नेम, जो मैंने लिखा है निशा, तो निशा लिखोगे आप, या आपका कोई भी नाम लिख सकते हो आप। माई क्लासमेट हैड अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया ऑफ, उसने क्या मेन आइडिया जो एक्सप्रेस किया है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट बाय जॉन गॉडफ्रे, एंड सो माई क्लासमेट ने क्या, उसकी क्लासमेट ने या मेरी जो क्लासमेट है क्या लिखा उसने, सिलेक्ट द बेस्ट व्यू फ्रॉम द ग्रुप थ्रू डिस्कशन, यानी कि जो आपको उस ग्रुप में से एक अच्छा व्यू, एक बेस्ट व्यू आपको सिलेक्ट करना है, कैसे, थ्रू डिस्कशन। लेकिन मैंने क्या लिखा, आई रोट when we listen to the point of view of others who had experienced, यानी कि मैंने ये लिखा है कि हमें
उनके पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सुनने चाहिए जिन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया हो। सो वी डिसाइडेड, लास्ट लाइन में आपको डिस्कस कर बताना है कि आप एग्री करते हो डिसएग्री। सो वी डिसाइडेड दैट द मीनिंग ऑफ आवर पैराफ्रेसेस आर इन एग्रीमेंट, मतलब मैं एग्री करती हूँ कि हमारे दोनों के ही जो पैराफ्रेसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि सेम है, और मैं इससे एग्री करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस दैट, क्या सेंटेंस लिखना है जिसमें आप पोएम के बारे में लिखना है। न्यूट्रल समरी रेफरेंसेस द पोएम। फोर्थ है टेल्स द मेन आइडिया ऑफ अ पोएट, एंड यू कैन यूज द पैटर्न्स इन यूनिट नंबर 1 की तरह पैटर्न यूज कर सकते हो। और एंड एक्टिविटी 9 एंड योर पैराफ्रेज टू हेल्प यू, यानी आपको पोएम को अच्छे से पोएम के बारे में लिखना है, एक न्यूट्रल समरी, और जो पोएम के जो रेफरेंसेस है उसको यूज़ करते हुए आपको उसका पोएट का जो मेन आइडिया है जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है वो आपको लिखना है। और आप हेल्प ले सकते हो यूनिट 1 से, ठीक है। और एक्टिविटी 9 में भी आपको अपना पैराफ्रेज लिखना है ताकि आप हेल्प हो सके। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है जॉन गॉडफ्रे थ्रू द पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट मेड इन, कब ये रेफरेंस लिखा है मैंने 1870 में, और वो क्या कहना चाहता है। नाउ आई एम राइटिंग द मेन आइडिया ऑफ द पोएट that in real life many disputants agree in utter ignorance upon someone else's point of view when none of them has seen the elephant in full perspective. When we listen to the point of view of the others who had some experience, a better picture will emerge. Okay, so यहाँ पे आपको मैंने लिखा वही है जो मैंने आपको समझाया था पहले कि किसी ने भी रियल लाइफ में भी हम काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिससे हर कोई क्या होता है कि अलग जो हम दूसरों के ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और बल्कि यही सेम होता है इन 6 ब्लाइंड मैन के साथ हुआ था। ओके, जिन्होंने हर कोई अपना अपना ओपिनियन दिया जा रहा था, बल्कि किसी ने भी एलिफेंट को पूरी तरीके से नहीं देखा। इसीलिए हमें इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए पेशेंटली, काफ़ी निम्रता भाव से हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के ओपिनियन सुनने चाहिए जिसने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हो। ओके, समझ में आया। नाउ अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी 8 समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 9, 10 और 11 समझाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और समझिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।